सकते हैं। कोरोना से पार पाने के लिए न केवल अब केंद्र सरकार बल्कि राज्य की सरकारें भी जबरदस्त तरीके से जुटी हुई हैं और देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 110 पहुंच चुकी है। कोरोना को लेकर देश भर में दहशत है और सरकार कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। इसी के साथ में अब धार्मिक स्थलों को भी जो वहां पर पुजारी हैं उन्होंने भी लोगों से अपील इस बात की है कि हो सके तो आप यात्रा करने से बचें। कुल आपको बता दें कि अब तक संख्या 110 पहुंच चुकी है, जिसमें यूपी में से कम 11 केस सामने आ चुके हैं, दिल्ली में से 7 केस सामने आए, कर्नाटक में से 6। तो इस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है और एहतियातन गाजियाबाद, नोएडा में मल्टीप्लेक्स 31 मार्च तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। तो कोरोना पर काबू पाने के लिए यूपी के कई शहरों और दिल्ली में कमर कस ली गई है। गाजियाबाद, नोएडा के डीएम ने जिले से मॉल के अंदर और बाहर चलने वाले सभी मल्टीप्लेक्स बंद करने के आदेश दे दिए हैं। 31 मार्च तक ये आदेश लागू करने हैं और लेकिन मॉल के अंदर दुकानें खुली रहेंगी। ये राहत की बात है कि मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे लेकिन दुकानें अंदर खुली रहेंगी और इसी के साथ में जिम भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जिम भी बंद रहने वाले हैं, सिनेमा घर भी बंद रहेंगे और दिल्ली के सबसे बड़े नगर निगम साउथ एमसीडी के इलाकों में सोमवार से नाइट क्लब, डिस्को, स्पा, स्विमिंग पूल सब बंद रहेंगे। ऐसे आदेश जारी किए गए हैं और एम्स ने इस बीमारी पर किसी भी जानकारी और सलाह के लिए हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया है और आप उस हेल्पलाइन नंबर पर सलाह भी दे सकते हैं, जानकारी भी दे सकते हैं अगर आपके आसपास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है किसी व्यक्ति की। वहीं नोएडा में आज बड़ा अभियान है। करीब 3,000 कंपनियों में आज से स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना पर कर्मचारियों से बात करेगी, समझाएगी भी अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है, क्योंकि नोएडा से भी एक कंपनी में ये संदिग्ध सामने आया था और उसके बाद में पुष्टि हो गई थी, कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया, हालांकि वो दिल्ली का रहने वाला था। गुरुग्राम में भी 2 कंपनियों में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए लेकिन ये दोनों ही दिल्ली के रहने वाले थे। इसीलिए अब नोएडा में ये अभियान तेज किया जाएगा कि 3,000 कंपनियों में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी और कर्मचारियों से कोरोना वायरस के बारे में बातचीत करेगी और जानकारी भी जुटाएगी। इसी के साथ में हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो तिरुपति बालाजी की ओर से भी ये कहा गया, उनके ट्रस्ट की ओर से कि आप बचें यात्रा करने से और टोकन के जरिए अब आप दर्शन कर पाएंगे। वहीं वैष्णो देवी में भी विदेशी नहीं आ पाएंगे, मतलब वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। इस बात की जानकारी श्राइन बोर्ड की ओर से दी गई है और कल प्रधानमंत्री ने भी सार्क देशों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और जिसमें सभी को कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक साथ आकर लड़ते हैं तो इस बीमारी से पार पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको एक साथ आना होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत 74 करोड़ देगा, लेकिन फिर भी कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पाकिस्तान पर तो कश्मीर का ही बुखार चढ़ा हुआ था, वो लगातार जम्मू कश्मीर का ही मुद्दा उछालने की कोशिश कर रहा था। वहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि G20 को हम एक साथ लेकर आएंगे और बहुत से अच्छे केसेस भी हैं जो सही होकर घर लौटे हैं। और हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना का शिकार बने पहले मरीज शनिवार को ठीक हुए, सफदरजंग अस्पताल से वो अपने घर गए और क्योंकि 14 दिन तक उन्हें आइसोलेशन में रखा गया, पूरी तरीके से उनकी देखभाल की गई। हमारे साथ में न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। ललित, आज नोएडा में बड़ा अभियान चलाया जाएगा, 3,000 कंपनियों में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी, कर्मचारियों से बातचीत करेगी, सलाह देगी, जानकारी देगी और इसी के साथ में अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी जानेगी। धार्मिक स्थलों की ओर से भी आज कहा गया है कि अब आप यहां आने से बचे। जैसे वैष्णो देवी में कह दिया गया कि विदेशी अब नहीं आ पाएंगे यहां पर कुछ दिनों के लिए, तो इसी तरीके से तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी और बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनकी ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक जन आंदोलन बनाने की जो तैयारी हो रही है सरकार और प्रशासन की तरफ से, ये पूरा जो कोरोना से बचाव का अभियान है सपना मुझे उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
और हम देख रहे हैं कि लगातार जहां सबसे पहले जो है कई धार्मिक स्थलों ने पहले मना किया, अब उसके बाद ये धार्मिक स्थलों की लिस्ट भी जारी बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी तरफ जिला प्रशासन जो है वो सरकारी स्तर पर सरकार से निकलकर अब निजी क्षेत्र की तरफ भी जा रहा है और वहाँ लोगों को बता रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नोएडा के अंदर जितनी भी एमएनसीज हैं, उन एमएनसीज ने ज़्यादातर सभी कंपनियों ने अपने स्तर पर पहले ही सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया है। और जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन सवाल इस बात का ये है कि आज जो ये अभियान चलाया जा रहा है ये तो उन कंपनियों के लिए तो अच्छा हो सकता है जिन कंपनियों में सॉफ्टवेयर के लेवल पर या हार्डवेयर के लेवल पर काम होता हो, लेकिन जिन फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होता है, जिन फैक्ट्रियों में मजदूर जाते हैं, क्योंकि नोएडा में एक्सपोर्ट सेक्टर भी बड़े पैमाने पर है, तो ऐसे में उन लोगों को भी सही तरीके से जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि नोएडा में चलाया जाने वाला आज का जो अभियान है वो निश्चित तौर पर ये एक बताएगा प्रशासन की तरफ से कि आखिर लोगों को अगर सही जानकारी होगी तो वो उससे बचाव करने का तरीका सही होगा। लेकिन उन लोगों के लिए कुछ विशेष चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि जो फैक्ट्री के लोग कर्मचारी हैं, अब वो या तो कंपनी मालिक की तरफ से हो या फिर वो प्रशासन की तरफ से हो, तो उनको जो है अगर सही तरीके से इलाज मिला, सही तरीके की जानकारी और सही तरीके का प्रबंधन मिलेगा, तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में इस कर्मचारियों के स्तर तक उसको वो नहीं पहुंच पाएगा और सरकार की जानकारी निश्चित तौर पर सकारात्मक बनकर सामने आएगी। जी, सही तरीके की जानकारी और सही तरीके का इलाज, क्योंकि दिल्ली के जो पहला मरीज सामने आए थे वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, घर लौटे हैं, उन्होंने चीजें शेयर भी की हैं कि 14 दिनों तक अगर आइसोलेशन में रहते हैं, आप भी कोऑर्डिनेट करते हैं तो आप अच्छी तरह स्वस्थ होकर घर लौट सकते हैं। तो इसलिए डरिए मत, एहतियात बरतिए और अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो शेयर करने की जरूरत है। सफदरजंग अस्पताल ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसमें आप सलाह भी दे सकते हैं, जानकारी भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये अपने आप में आपने ठीक कहा कि जो भी शख्स सही होकर लौटे हैं उनके लिए ये बेहद ज़रूरी है। और उन्होंने जिस तरह से अपना अनुभव बताया है वो अनुभव एक तरह से सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सभी लोगों के लिए वो जानेंगे तो निश्चित तौर पर अपने आप में ये बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि जो आदमी उससे गुजर चुका है उसकी बात ज़्यादा इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावी है, ना कि उन लोगों की जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से बैठकर इसकी बातें कर रहे हैं या सामान्य लोगों में चार लोग जो चार लोगों के बीच जिस तरह से बातचीत होती है वो ज़्यादा प्रभावी नहीं है। प्रभावी वो बात है जो आदमी उस दौर से गुजरा है, उसने केवल और केवल स्वास्थ्य के स्तर पर चुनौतियां नहीं झेली होंगी बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी कई तरह की चुनौतियां होती हैं। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जिन लोगों को भी कोरोना हो रहा है उनकी आइडेंटिटी को छुपाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस तरह के मामले भी हम देख रहे हैं कि कई गाँव में और कई शहरों में जिस तरह से रेजिडेंशियल सोसाइटियों के पास में अगर कोई आइसोलेशन सेंटर बन रहा है तो वहाँ पर भी लोगों का विरोध देखने को सामने आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें सामाजिक स्तर पर बड़े ही नेगेटिव तरीके से देखी जाती हैं। तो ऐसे में सरकार भी उनकी आइडेंटिटी को छुपा रही है और कोशिश ये हो रही है कि आखिर किस तरह से जो है वो लोग सही भी हों और उनकी जानकारी भी आम आदमी तक ना पहुंच पाए। जी। और इसी के साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कोई र्यूमर फैलाता है तो उस पर भी 1 साल की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ बार बार ये कहा जा रहा है कि आइसोलेट विभाग से आप भागने की कोशिश मत कीजिए, आपको अगर वहां पर रखा जाएगा तो ज़्यादा दिन तक आपकी निगरानी की जाएगी, आप और स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन इस तरीके के बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं और 1 साल की सजा अगर आप कोरोना वायरस को लेकर किसी भी तरीके की र्यूमर फैलाते हैं, पैनिक सिचुएशन खड़ी करते हैं तो। जी बिल्कुल, देखिए हमने देखा कि जिस तरह से वो बेंगलुरु वाला मामला सामने आया था जिसमें वो महिला भाग गई थी और महिला भागने के बाद पहले फ्लाइट से जाती है, उसके बाद ट्रेन से जाती है। अब उस महिला के खिलाफ जो है यूपी सरकार ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। तो आप ये समझिए कि उस महिला ने एक अकेली महिला ने जो कि इन्फेक्टेड थी उसने कितने लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया। और अगर इस तरह का कदम कोई भी उठाएगा तो निश्चित तौर पर अपने आप में ये बेहद ही खतरनाक है। और अब तो एक तरह से पूरी ट्रेन को भी सर्विलांस पर लिया जाए
तो भी अपने आप में कम है, क्योंकि उतने लोगों को नहीं ट्रैक किया जा सकता है जितने कि वो ट्रेन में थे, या हालांकि फ्लाइट के लोगों को तब भी सर्विलांस पे लिया जा सकता है। लेकिन इस तरह से कि अगर आपको जानकारी में ही नहीं है कि कौन इन्फेक्टेड है, इससे कहीं ना कहीं समाज में बड़े स्तर का नेगेटिव असर जाएगा। जी बिल्कुल, और नेगेटिव असर पड़ेगा। और ज़रूरी है कि अब आप भी सहयोग करें, क्योंकि हमने कल भी देखा कि कल खुद प्रधानमंत्री सार्क देशों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। हालांकि उसमें पाकिस्तान का वही पुराना रुख जम्मू कश्मीर देखने को मिला। ललित, आज मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्टिंग है, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का खतरा कहीं उस पर नहीं है, क्योंकि जो विधायक जयपुर से आए थे उनकी तो कोरोना वायरस की टेस्टिंग हो गई, लेकिन जो अब बेंगलुरु से या गुरुग्राम से आए हैं उनकी नहीं हुई है। तो कमलनाथ आधी रात को मिले हैं राज्यपाल से। क्या कोरोना वायरस के चलते आपको लग रहा है कि फ्लोर टेस्टिंग आज की टल सकती है आगे के लिए? देखिए, कल रात जो मध्य प्रदेश असेंबली में आज होने वाले कामकाज की जो कार्यसूची जारी हुई है, उसमें फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण है और अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है। तो हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने कल रात मुलाकात की है, उन्होंने इसी चीज़ को लेकर कहा हो कि आज के दिन में सभी लोगों की एक बार पहले जांच हो जाए, उसके बाद अगर ये चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है तो निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा। वो तो देखना होगा, 11 बजे सत्र शुरू होना है कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन बहुत अब इससे नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज भी जब शेयर मार्केट खुला है 1600 अंक नीचे गिरा है निफ्टी, और उसी के साथ में ट्रांसपोर्ट जो विभाग है या ट्रांसपोर्ट का हम बोले कि पूरी तरीके से ठप है, वहां सन्नाटा है। तो बहुत नुकसान इस स्तर पर भी झेलने को मिल रहा है सरकार को। जी बिल्कुल, देखिए मैं सपना आपको उस दिन भी कह रहा था कि अगर ये चीज़ नियंत्रण में आ जाती है तो नुकसान को आज नहीं तो कल उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन अगर एक बार ये चीज़ अगर फैल गई और बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया तो उसके बाद फिर उस नुकसान को वापस नहीं लाया जा सकता। तो कुल मिलाकर इसीलिए सरकार कोशिश कर रही है कि अपने स्तर पर स्कूल, कॉलेज, जिम और कई सारे क्लब, स्विमिंग पूल, सारी चीज़ें ऐसी बंद कर दी हैं जहां पर कि गैदरिंग हो सकती है, जहां पर 4 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और खुद सरकार भी अपील कर रही है कि लोग इस तरह के प्रयास ना करें, ताकि जिस तरह से इसको बढ़ने से रोका जा सके। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 14 दिन के लिए भी अगर आप एक तरह से होम आइसोलेशन की स्थिति आपकी पैदा हो जाती है, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को होगा, जिन लोगों को मैक्सिमम नंबर में होने की संभावना है, उनका भी ठीक हो जाएगा, और जिनको हुआ है वो भी एक चीज़ निकल के सामने आ जाएगी। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें हैं और सरकार को सही जानकारी मिल पाएगी। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से इसमें जो ये लगातार कोशिश हो रही है, ये कब तक प्रक्रिया आगे जारी रहती है। अब हालांकि अभी तो फिलहाल जो है सरकार ने जो इसेंशियल आइटम्स में रखा था वो तो 30 जून तक रख दिया है, लेकिन फिलहाल 15 अप्रैल तक मान के चला जा रहा है। जी, और अब बहुत से ऑल्टरनेटिव रास्ते भी खुल गए हैं ललित, क्योंकि बहुत से स्कूल, कॉलेज बंद हैं, लेकिन अब सेशन शुरू होना है। इसी के लिए ऑल्टरनेटिव रास्ते खुल गए हैं। बहुत से स्कूल, कॉलेज इस बात पर विचार करें कि क्या डिजिटल एजुकेशन में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि स्कूल जरूर नहीं खोले जा सकते, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का लॉस ना हो, इसीलिए डिजिटल एजुकेशन की ओर भी बढ़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट चीज़ों को लेकर लगातार ही कई स्कूल अभी भी चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की महामारियाँ कभी कभी ही आया करती हैं, और लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हमारा सिस्टम इतना दुरुस्त हो जाए कि अगर कभी भी प्राकृतिक आपदा जैसी चीज़ें आएँ और उसमें हमारा बच्चों का नुकसान ना हो या हमारे कंपनियों का नुकसान ना हो, तो अपने आप में एक बड़ी बात तो होगी ही, और एक हमारा सिस्टम और मैकेनिज़्म भी मजबूत होगा। अगर स्कूल इस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर ये बेहतरीन प्रयास होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर स्कूल कोई सुविधा देते हैं तो आप और हम जानते हैं कि उसके लिए हमें ही उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि अभी फ़िलहाल मोस्ट प्रायोरिटी पर यह है कि गैदरिंग को रोका जाए और बच्चों में इसे फैलने से रोका जाए। जी बिल्कुल, गैदरिंग को रोकना है और सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। दिल्ली सरकार ने पहले ही इसे महामारी घोषित कर दिया है। कल प्रधानमंत्री ने भी सार्क देशों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है, और नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के सभी सिनेमाघर 31 मार्च तक बंद रहने वाले हैं। शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी के लिए।